विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे बेटा प्रकाश संश्लेषण। नया टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले भी अपने काफ़ी टॉपिक पूरे कर लिए हैं बेटा। उनका बार बार आप रिवाइज करें और प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो क्वेश्चन बैंक है उसका प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। देखिए बेटा, प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से पहले अपन कुछ इस टॉपिक से मिलता जुलता ही टॉपिक है बेटा, उसकी अपन बात करते हैं कि प्रत्येक जो जीव है, प्रत्येक जीव को क्या करना पड़ता है, दैनिक कार्य करना पड़ता है। वो किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, जैसे उठना यानी जागना, खाना पीना, दौड़ना, खेलना, खाना बनाना, ये जो कार्य है ये दैनिक कार्य में आते हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति कई दिनों से बीमार है, यानी बीमार की अवस्था में उसने यदि भोजन कम लिया है, भोजन की कम मात्रा यूज़ की है, तो उसके शरीर में हलचल क्या हो जाती है, थोड़ी कम होती है। उसके चलने में थोड़ा फर्क आता है। उसके द्वारा किए गए कार्य में भी क्या होता है, उसकी दक्षता में क्या होती है, कमी आती है। ये कमी क्यों आती है? क्योंकि उसके शरीर में ऊर्जा नहीं है। तो किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उस ऊर्जा की पूर्ति अपन किससे करते हैं, वो मैंने उदाहरण देके बताया। तो ऊर्जा की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, समय समय पर भोजन करते हैं। वो जो भोजन है अपने शरीर में भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। तो समस्त सजीव बेटा, समस्त सजीवों को किसकी आवश्यकता होती है? समस्त जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? ऊर्जा की आवश्यकता समस्त जीवों को क्यों होती है बेटा? किसके लिए होती है? ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है किसके लिए होती है बेटा? दैनिक कार्यों को करने के लिए, दैनिक कार्य करने के लिए। और दैनिक कार्य क्या क्या है? जैसे जगना है, खेलना है, दौड़ना है, चलना है, ये सारे क्या है? दैनिक कार्य है। तो दैनिक कार्य करने के लिए सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की पूर्ति, इस ऊर्जा की पूर्ति जो है हम किससे करते हैं बेटा? भोजन के द्वारा करते हैं। भोजन का क्या होता है बेटा? अपने शरीर में भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण। और इस ऑक्सीकरण के द्वारा भोजन के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होती है बेटा? एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो प्रकाश संश्लेषण अपन शुरू कर रहे हैं बेटा। सभी जीवों, सभी जीव जो ऊर्जा की उनको आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति भोजन से करते हैं। अब ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें। तो भोजन जो है, ये भोजन जो है, भोजन को शरीर में ग्रहण करने की जो विधि है, छोटी क्लास में पढ़ा है बेटा, उसको कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। भोजन ग्रहण करने की विधि जो है, भोजन ग्रहण करने की विधि क्या कहलाएगी बेटा? पोषण कहलाती है। ठीक है। अब क्या सभी जीव एक ही प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं या अलग अलग प्रकार से भोजन ग्रहण कर रहे हैं? तो वो हो जाएगी भोजन ग्रहण करने की विधि या पोषण की जो विधि है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की होती है। तो अपन पढ़ेंगे बेटा, थोड़ी सी जानकारी पढ़ेंगे पोषण के बारे में। यानी पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा है। बात कर रहा है बेटा पोषण के आधार पर, पोषण के आधार पर यानी भोजन ग्रहण करने के आधार पर जीव कितने प्रकार के बेटा? दो प्रकार के हैं। एक है बेटा विषम पोषी जीव, विषम पोषी जीव यानी कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। दूसरे जो जीव है बेटा स्वपोषी या स्वपोषी जीव।
ऑटोट्रॉफ्स। देखिए स्वपोषी और विषमपोषी क्या होता है बेटा? स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीव पहले पढ़ेंगे। विषमपोषी जीव में क्या होता है? ये जीव, इस प्रकार के जो जीव हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं तथा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड रहते हैं? हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं। तो बेटा अपना ये भोजन किससे प्राप्त करेंगे? भोजन प्राप्ति स्रोत स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किस पर डिपेंड रहते हैं बेटा? प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों से, या तो डायरेक्टली हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से हरे पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ये जीव कहलाते बेटा विषमपोषी जीव। इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें कौन कौन से जीव आएंगे? समस्त जंतु, समस्त जो एनिमल हैं वो विषमपोषी में आते हैं। कवक ये अपने पढ़ लिया बेटा, और जीवाणु ये जो जीव है बेटा इसमें आएंगे विषमपोषी में। अपन प्रकाश संश्लेषण की ओर ही चल रहे हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ेंगे, वहीं पर मैं आपको पहुंचा रहा हूं। तो प्रकाश संश्लेषण में अपने शुरू कहाँ से किया था बेटा? समस्त जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए बेटा दैनिक कार्य करने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की पूर्ति भोजन समय समय पर भोजन करके करते हैं। तो भोजन ग्रहण करने की विधि के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, विषमपोषी जीव और स्वयंपोषी जीव। तो विषमपोषी जीव कौन कौन से हैं? तो ये बेटा समस्त जंतु, कवक और जीवाणु किस में आएंगे? विषमपोषी जीव में। दूसरे प्रकार के स्वयंपोषी जो जीव बेटा, ये क्या करते हैं? ये पौधे प्रकाशिक ऊर्जा को, सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है बेटा? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में क्या करते हैं? बदलकर अपना भोजन स्वयं बनाते बेटा। भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है बेटा। स्वयंपोषी जीव ये जो हैं, इनमें एक कैपेसिटी होती है इन जीवों में कि वह प्रकाशिक ऊर्जा को किस में बदल देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में, और अपना भोजन शर्करा के रूप में स्वयं बनाते हैं। अब बेटा ये कौन से जीव होंगे? ये जीव कौन से होंगे बेटा? हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, नीले हरे शैवाल क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और कुछ जीवाणु भी हैं, और कुछ जीवाणु जो कैसे होते हैं बेटा? स्वपोषी प्रकार के होते हैं। अब देखिए बेटा, स्वयंपोषी जीवों द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन बनाने की जो क्रिया है बेटा, उसी क्रिया को कहते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो समझ में आया बेटा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्लियर हुआ? प्रकाश संश्लेषण क्लियर हुआ? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या पढ़ेंगे अपन? हरे पेड़ पौधों द्वारा, स्वपोषित जीवों द्वारा प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग करके उससे किस में बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन निर्माण की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अपन शुरू करते हैं बेटा आगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे बेटा। हाँ, प्रकाश संश्लेषण ठीक है बेटा, शुरू करते हैं अपन प्रकाश संश्लेषण। या इसको कहते हैं बेटा फोटो सिंथेसिस। फोटो सिंथेसिस ठीक है बेटा। तो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो सबसे पहले बेटा ये कहाँ संपन्न होती है बेटा? समस्त हरे पेड़ पौधे मुख्यतः किस में संपन्न होती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः सभी हरे पेड़ पौधे, और मैंने लिखा था हरे नीले हरे शैवाल और कुछ जीवाणु में भी होती है। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है क्या है, किस प्रकार डिफाइन करेंगे?
कि हरे पेड़ पौधों में जो हरे पेड़ पौधे हैं, ये अपन ऐसे कहेंगे, पेड़ पौधों के हरे भागों के द्वारा, पेड़ पौधों के हरे भागों के द्वारा पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किस किस की उपस्थिति में, एक तो पर्णहरित, पर्णहरित क्या होता है बेटा, पर्णहरित एक वर्णक है जो किसमें पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये जंतुओं में नहीं होता है, पादपों में पाया जाता है। और पर्णहरित में ये क्षमता होती है कि वह प्रकाशिक ऊर्जा को एब्जॉर्व कर सकता है और उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल सकता है। तो पर्णहरित कहाँ है, पेड़ पौधे में, सूर्य का प्रकाश जहाँ सूर्य से मिल रहा है पेड़ पौधों को, तो इन दोनों की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश और हरे पेड़ पौधों के पर्णहरित की उपस्थिति में CO2 और जल की अभिक्रिया के द्वारा, CO2 और जल की अभिक्रिया के द्वारा रासायनिक बंध बनाकर शर्करा का निर्माण करने की क्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए समझिए बेटा, तो एक पौधे के हरे भागों द्वारा, पौधे के किसे कहेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण। तो पौधे के हरे भागों द्वारा किन किन की उपस्थिति बेटा, पर्णहरित व प्रकाश की उपस्थिति में। कौन सा प्रकाश बेटा, टॉर्च वाला प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस किस के मध्य क्रिया होती है बेटा, तो CO2 व जल अभिक्रिया करके, CO2 व जल की क्रिया द्वारा किसका निर्माण करना, भोजन का निर्माण या शर्करा का निर्माण करना, इसमें क्या कहलाएगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधे के हरे भागों द्वारा किन किन की उपस्थिति में, तो आपको लिखना बेटा, पर्णहरित और प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किन किन की क्रिया होती है, CO2 और जल की अभिक्रिया होती है, और क्या बनता है बेटा, शर्करा बनती है, भोजन क्या बनती है, शर्करा बनती है, शर्करा का निर्माण होता है। तो भोजन, हाँ शर्करा बनती है, भोजन, और क्या बनेगा बेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण वापस परिभाषा में क्या लिखना बेटा, पौधे के हरे भागों द्वारा पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 क्रिया करके भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब देखिए ये जो क्रिया बेटा किस प्रकार की क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया बेटा भौतिक रासायनिक अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, भौतिक रासायनिक, जैविक तो है, जीवों में होने वाली है, तो एक प्रकार की भौतिक रासायनिक अभिक्रिया या भौतिक रासायनिक क्रिया है। भौतिक रासायनिक क्रिया क्यों कहते हैं बेटा इसको, प्रकाश संश्लेषण को भौतिक रासायनिक क्रिया, फिजियोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है, इसलिए इसको भौतिक रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाशी ऊर्जा इसमें बदल रही है बेटा रासायनिक ऊर्जा में, इसलिए यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखने वाला, प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है रिडॉक्स अभिक्रिया भी है, यानी इससे बेटा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन क्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें बेटा देखिए अपने किस किस का यूज हो रहा है बेटा, CO2 और जल से क्या बन रहा है, भोजन और ऑक्सीजन बन रही है। तो इसमें बेटा याद रखना, आपको अभी समीकरण में भी मैं बताऊंगा आपको, CO2 का अपचयन होता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है, और जल जो है H2O का होता है बेटा ऑक्सीकरण। अभी समीकरण से समझेंगे अपन वापस, ये दो चीजें ध्यान रखनी है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भौतिक रासायनिक क्रिया है, क्यों है, क्योंकि इसमें प्रकाशिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, और ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है, ऑक्सीकरण CO2 का हो रहा है, अपचयन जल का होता है। ऑक्सीकरण जल का हो रहा है और CO2 का क्या हो रहा है बेटा, अपचयन। एक चीज और, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा, इसके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया होगी,
ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया और भौतिक रासायनिक अभिक्रिया। चलो कर प्रकाश संश्लेषण, ये किस प्रकार की अभिक्रिया बेटा? भौतिक रासायनिक, और दूसरी ऑक्सीकरण अपचयन। एक चीज और बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन जो है बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन जो अभिक्रिया है ऊष्मा से शोषी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए क्या होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब है इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का या ऊष्मा का क्या हो रहा है बेटा? अवशोषण होता है या ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, उस ऊर्जा उपयोग में आ रही है या ऊर्जा बनती है। तो इसमें बेटा क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा नहीं बनती है, भोजन बनता है। फिर ये जो बनने वाला भोजन है, इस भोजन का ऑक्सीकरण होगा श्वसन की क्रिया में, वहां पर इससे ऊर्जा बनेगी एटीपी के रूप में। तो वहां अपन पढ़ेंगे श्वसन जो है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मल रिएक्शन है, क्योंकि इसमें प्रकाश सूर्य के प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग होता है। तो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का उपयोग होता है बेटा, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो क्या लिखोगे इसमें? सूर्य प्रकाशिक ऊर्जा का यूज होता है, इसलिए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक ये चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। एक चीज और, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण है भी। क्यों है? अपन बार बार छोटी क्लासों से पढ़ता आ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। और एक चीज और पढ़ी है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, ये पढ़ा आपने। और रात में पेड़ पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, ये भी पढ़ा है। दिन में पेड़ पौधों के नीचे क्यों रहना चाहिए, या पेड़ पौधे जो हैं हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के कारण ही पेड़ पौधों की उपयोगिता है बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वर्तमान समय में इन पेड़ पौधों की महत्ता को देखते हुए वृक्षारोपण को भी अधिक से अधिक महत्व दिया जा रहा है, गवर्नमेंट द्वारा भी और सभी सरकारी संस्थाओं में अधिक से अधिक किया जा रहा है बेटा, वृक्षारोपण किया जा रहा है। आपने भी अपनी क्लास या स्कूल में कई वृक्षारोपण किया होगा, तो वृक्षारोपण का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, वृक्षों का क्या महत्वपूर्ण योगदान है अपने जीवन में, आज अपन इसी को पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। ये जब पूरा टॉपिक क्लियर होगा तो वाकई आपको पता चलेगा कि सरकारें और अन्य संस्थान जो हैं वृक्षारोपण पर क्यों अधिक से अधिक ध्यान दे रहे हैं, वृक्षारोपण पर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है, वृक्षारोपण हमारे लिए क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा कि पौधों द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है वह हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो प्रकाश संश्लेषण इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा। तो महत्वपूर्ण क्यों है बेटा, इसके लिए दो रीजन है बेटा, दो फैक्ट कारक याद रखना है। क्या क्या कारण है कि प्रकाश संश्लेषण जो है हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, या इस क्रिया को बहुत महत्ता दी जाती है। पहली यह है कि प्रकाश संश्लेषण जो है पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस पृथ्वी पर खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। यानी प्राथमिक जो स्रोत है, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे अपन, उसमें सबसे पहले प्राथमिक जो उत्पादक पढ़ेंगे, प्राथमिक उत्पादकों से ही ऊर्जा का संचार होता है, द्वितीयक उत्पादक में आगे, तृतीयक उत्पादक में, इनसे फिर बेटा खाद्य जाल बनता है। ये अपन नेक्स्ट अगले दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बेटा प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं वो क्या भोजन के रूप में किसका यूज करते हैं, हरी घास फूस पेड़ पौधों का यूज करते हैं। और हरे पेड़ पौधे जो हैं, हरे पेड़ पौधे जो हैं बेटा वो कौन सी क्रिया द्वारा पनपते हैं, कौन सी क्रिया द्वारा वृद्धि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और अपने में भोजन का स्टोरेशन करते हैं। और उसी स्टोर्ड भोजन का वो जो स्टार्च के रूप में पेड़ पौधों में भोजन संचित होता है, उसी भोजन का हम या प्राथमिक जो उत्पादक हैं वो बेटा यूज करता है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है इसका प्रकाश संश्लेषण का कि ये पृथ्वी पर खाद्य पदार्थों का प्राथमिक स्रोत है। खाद्य पदार्थों का क्या बेटा प्राथमिक स्रोत है, कौन,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और दूसरी चीज बेटा, प्राणवायु जो है, सजीवों की प्राणवायु कौन सी है? ऑक्सीजन है। तो प्राणवायु का ये निर्माण करता है, प्राणवायु का प्रोडक्शन करता है, प्राणवायु उत्पन्न करता है, या अपन कह सकते हैं प्राणवायु क्या होती है बेटा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अधिक से अधिक प्राणवायु रिलीज होती है, जिससे वायुमंडल शुद्ध बना रहता है और अन्य सजीवों के श्वसन हेतु ये प्राणवायु जरूरी है। देखिए नाम प्राणवायु का है इसको। तो सजीवों के जीवित रहने के लिए ये ऑक्सीजन जरूरी है, जिसका उत्पादन कहाँ किया जा रहा है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, हरे पेड़ पौधों द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ये अपना यहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा बेटा। ठीक है, समस्त जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति भोजन द्वारा करते हैं, और वो भोजन के लिए जीव दो प्रकार की विधियों से भोजन लेते हैं। एक तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से, और एक ऐसे जीव जो भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, और हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये अपने पढ़ लिया है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में यहाँ तक अपने पढ़ लिया बेटा। फिर अपने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण क्यों महत्वपूर्ण है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो जानकारी जुटाई है, इसके बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे बेटा अपन प्रकाश संश्लेषण का इतिहास। प्रकाश संश्लेषण के इतिहास में बेटा अपन क्या पढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले जिन जिन वैज्ञानिकों का इसमें योगदान रहा है उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक आता है बेटा स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स। देखिए, स्टीफन हेल्स नाम सुना होगा बेटा। पादप कार्यकी में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसी रोल के कारण बेटा इन्हें पादप कार्यकी का जनक भी कहा जाता है। ये याद रखना एक तो। स्टीफन हेल्स को क्या कहा जाता है बेटा? पादप जो कार्यकी है, प्लांट फिजियोलॉजी जो है, पादप कार्यकी का जनक कौन से वैज्ञानिक है बेटा? तो आप कहोगे स्टीफन हेल्स। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में इनका क्या योगदान है? प्रकाश संश्लेषण के बारे में इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक चीज बताई कि प्रकाश संश्लेषण जो है, या पेड़ पौधों में भोजन बनाने की जो क्रिया है, उसमें ये किसका यूज करते हैं? हवा और प्रकाश का यूज करते हैं। ये चीज किसने बताई बेटा? सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने बताई कि पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में किसका यूज करते हैं बेटा? किसका यूज करते हैं? वायु व प्रकाश का। इन दो चीजों का पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं। ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया बेटा? स्टीफन हेल्स वैज्ञानिक ने। तो स्टीफन हेल्स वैज्ञानिक पादप कार्यकी, प्लांट फिजियोलॉजी जो है उसका जनक कहा जाता है। पादप कार्यकी में अपन बेटा इसकी प्लांट की कार्यकी के बारे में पढ़ते हैं। तो पादप कार्यकी का जनक स्टीफन हेल्स है। इन्होंने बताया कि पेड़ पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायु और प्रकाश का उपयोग करते हैं। क्लियर बेटा? दूसरे वैज्ञानिक थे बेटा जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जो वैज्ञानिक है बेटा, देखिए इन्होंने क्या किया, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इनका एक प्रयोग भी है बेटा। तो इन्होंने क्या किया? जोसेफ प्रिस्टले का क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण में? इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वायु रिलीज होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो वायु रिलीज होती है वह सजीवों द्वारा उपयोग में ली जाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि सजीवों के जीवित रहने के लिए जो वायु है, जिस वायु का सजीव खपत करते हैं, उस वायु की क्षतिपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? पौधों द्वारा। तो इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण में एक वायु मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण में वायु क्या होती है बेटा?
मुक्त होती है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि वही वायु सजीवों द्वारा श्वसन में उपभुक्त, श्वसन में उपभुक्त यानी श्वसन के दौरान जो अपन वायु ले रहे हैं, सजीवों द्वारा श्वसन में उपभुक्त या उपयोग में ली गई वायु जो है, इसकी क्षतिपूर्ति कौन करता है? इसकी क्षतिपूर्ति पेड़ पौधे करते हैं। इसकी क्षतिपूर्ति कौन करते हैं? पेड़ पौधे करते हैं। ये चीज किसने बताई? ये चीज बताई बेटा जोसेफ प्रिस्टले ने। देखिए स्टीफन हेल्स ने जो है ये चीज बताई थी बेटा 1724 ईस्वी में। बहुत पुरानी बात। स्टीफन हेल्स ने 1724 में ये चीज बता दी थी। फिर बेटा 1772 में 1772 में इन्होंने क्या कहा कि एक वायु है जो प्राणियों द्वारा श्वसन में ली गई, श्वसन के दौरान उपयोग में की जाती है, उस वायु की क्षतिपूर्ति कौन करता है? क्षतिपूर्ति यानी उस वायु को वायुमंडल में पुनः रिलीज कौन करता है? पेड़ पौधे करते हैं। तो बेटा जोसेफ प्रिस्टले ने O2 की किया कि ऑक्सीजन की सबसे पहले खोज किसने कर दी? जोसेफ प्रिस्टले ने। कब की? 1772 में। तो ऑक्सीजन की खोज से संबंधित क्वेश्चन आवे, ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। अब देखिए इन्होंने ये जो चीज बताई बेटा जोसेफ प्रिस्टले ने कि उस गैस की पूर्ति पेड़ पौधे करते हैं जो सजीव द्वारा श्वसन में काम में ली जाती है। यानी कि वो गैस कौन सी? ऑक्सीजन है। इन्होंने एक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था जिससे बेटा प्रिस्टले का प्रयोग कहते हैं। देखिए प्रिस्टले का प्रयोग क्या था बेटा? प्रिस्टले के प्रयोग में इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया? ये जो चीज बताई बेटा इसी को सिद्ध किया है। कैसे? देखिए बेटा इन्होंने क्या लिया? एक बेल जार लिया, बेल जार ए है ये बेटा बेल जार बी। ए वाले बेल जार में इन्होंने क्या जलाई बेटा? एक मोमबत्ती जलाई। एक मोमबत्ती जलाई। उसके साथ उन्होंने बेटा एक क्या लिया था? चूहा। ये क्या बेटा? चूहा है। ये मोमबत्ती जल रही है, जलती हुई मोमबत्ती। देखिए बेटा इन्होंने जो चीज बेटा इन्होंने सिद्ध किया है। कैसे सिद्ध किया? इन्होंने एक बेल जार लिया, एक बेल जार में तो जलती हुई मोमबत्ती और चूहे को रखा। दूसरा जो बेल जार है उसमें मोमबत्ती जलाई, ये मोमबत्ती जली बेटा इन्होंने। फिर एक क्या रखा इन्होंने बेटा? एक पौधा रखा बीच में। इसी बेल जार में क्या रखा बेटा? पौधा रख दिया। ये क्या? पौधा है। और बेटा इसके साथ किसको रखा? और एक चूहे को। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद देखिए ए बेल जार जो है इसमें बेटा जलती हुई मोमबत्ती है, चूहा है, और इसमें एक मोमबत्ती है जो जल रही है, जलती हुई मोमबत्ती रखी, पौधा रखा और चूहा रखा। तो देखिए बेटा थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं? जो ए बेल जार है इस बेल जार की स्थिति क्या रहती है? इसमें क्या होता है? थोड़ी देर बाद बेटा चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है। और बी वाली स्थिति में बेटा चूहा क्या रहता है? काफी समय बाद चूहा क्या मिला बेटा? जीवित मिला। तो ये कैसा हुआ बेटा? इसी प्रयोग का आधार इन्होंने बताया बेटा। देखिए इन्होंने क्या बताया इसमें कि जो जार में ऑक्सीजन थी, जो बेटा बेल जार में ऑक्सीजन थी, बेल जार में जो ऑक्सीजन थी बेटा उसको किसने यूज किया बेटा? मोमबत्ती ने। मोमबत्ती ने ऑक्सीजन को यूज किया, यानी जलने में ऑक्सीजन सहायक होती है। और मोमबत्ती से फिर जलने के बाद क्या निकली बेटा? CO2 निकली। मोमबत्ती जलेगी तो ऑक्सीजन का यूज करके कौन सी गैस निकलेगी बेटा? जलने के दौरान दहन में CO2 निकलती है, दहन में CO2 निकलती है। और चूहा जो है ये भी क्या ले रहा है? श्वसन में ऑक्सीजन ले रहा है। तो ऑक्सीजन की खपत ही हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन बनी नहीं। जो बेल जार में ऑक्सीजन थी वो भी फिनिश हो गई बेटा, इसलिए बेटा चूहा क्या हो गया? मर गया। इधर देखिए बी पोजीशन में चूहा जीवित क्यों रहा? कि जो बेल जार में ऑक्सीजन थी बेटा, बेल जार में ऑक्सीजन थी वो किसने यूज की बेटा? मोमबत्ती ने। तो मोमबत्ती जल रही थी,
मोमबत्ती जल रही थी, मोमबत्ती जलने में, ठीक है बेटा। तो मोमबत्ती जलने के दौरान जो CO2 निकली बेटा, उस CO2 को इन्होंने कहा कि पेड़ पौधे यूज करता है, और पेड़ पौधे यूज करके CO2 को यूज करके बेटा क्या रिलीज करता है, O2 रिलीज करता है। और जो O2 लगातार पेड़ पौधे द्वारा रिलीज होती रही, मोमबत्ती से CO2 जो रिलीज हो रही बेटा पेड़ पौधे ने यूज की, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण हुआ और O2 यूज की, O2 की क्या हुआ, O2 का पुनरुत्पादन होता रहा, तो O2 चूहे भी O2 को यूज करता रहा और मोमबत्ती भी जली रही, क्योंकि O2 से मोमबत्ती भी जलती रही। तो इन दोनों प्रयोग से प्रिस्टले ने बेटा बताया कि पेड़ पौधों द्वारा ऐसी गैस की क्षतिपूर्ति होती है, ऐसी गैस बनती है जो जीवों में श्वसन के लिए जरूरी होती है, जीवों के प्राणवायु का कार्य वो करती है। क्लियर बेटा, प्रिस्टले का प्रयोग क्लियर हुआ। चूहा जीवित क्यों रहा, बेल जार में जो ऑक्सीजन थी वो मोमबत्ती ने यूज की और चूहे ने श्वसन में यूज की। मोमबत्ती से जो CO2 निकल रही थी बेटा, वो CO2 का पेड़ पौधा जो है ये यूज करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा O2 का उत्पादन करता रहा और चूहा भी जीवित रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। क्लियर बेटा। इसके बाद तीसरे जो वैज्ञानिक आते हैं बेटा, इंजन हॉज। तीसरे वैज्ञानिक है बेटा इंजन हॉज। देखिए इन्होंने क्या बताया, इंजन हॉज वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या बताया। इन्होंने कहा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। इन्होंने क्या बताया, प्रकाश संश्लेषण हेतु, इन्होंने कहा प्रकाश संश्लेषण हेतु बेटा क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। सूर्य प्रकाश क्या है, आवश्यक है। ये चीज किसने बताई, इंजन हॉज ने। तो कोई स्टेटमेंट दिया है तो उस स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव करना पड़ेगा तभी तो वो स्टेटमेंट लागू होता है। ऐसे ही कहते हैं कि इसमें वो लागू, वो है वो चीज। ये जो बातें आ रही है ऐसे मन से नहीं कही गई, चल तू वहां चला जा, तू ऐसा है वो ऐसा है। उनको बेटा क्या करना पड़ रहा है, प्रूव करेंगे। तो इंजन हॉज फिर प्रूव किया बेटा। कैसे प्रूव किया कि वैज्ञानिकों ने पूछा कि बताओ, आप कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश जरूरी है, तो इसको आप प्रूव करो। तो इन्होंने प्रूव कैसे किया है, इन्होंने बेटा एक जलीय पौधा लिया, उस जलीय पौधे को बेटा एक बड़ा बीकर है, उस बीकर में इन्होंने बेटा जलीय पौधा, छोटा जलीय पौधा को लिया। उस जलीय पौधे के ऊपर बेटा उन्होंने क्या रखी, एक कीप रख दी। क्या रखी बेटा, कीप रखी। ये कांच का फ्लास्क है, कांच की कीप रखी, प्रकाश अंदर पहुंच रहा है। फिर बेटा इन्होंने क्या किया, कीप, ये जो कीप है इसके ऊपर एक उल्टी परख नली रख दी। क्या रख दी बेटा, ऊपर एक परख नली रख दी। ऐसे ऊपर क्या रखी, परख नली। और इसमें क्या भरा हुआ बेटा, जल भरा हुआ है। और पौधा कैसा है, जलीय पौधा। अब देखिए ये क्या बेटा, इंजन हॉज का प्रयोग है, इसमें जलीय पौधा है, जलीय पौधा है, ठीक है बेटा। ये क्या है, कीप रखी हुई है, ये इसके ऊपर क्या रख दी, एक परख नली रख दी। अब इस एक्सपेरिमेंट को बेटा, इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने क्या किया, प्रकाश में रखा थोड़ी देर। क्या रखा बेटा, प्रकाश में रखा। प्रकाश में जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रखा तो क्या हुआ कि प्रकाश में बेटा पौधे तक प्रकाश पहुंचा, जल है और बेटा उसमें CO2 भी थी, CO2 भी अवेलेबल है। तो प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ में क्या हुई, इस पौधे में, जलीय पौधे में क्या हुई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई और यहाँ पर ऑक्सीजन की बूंदे प्राप्त हुई। ऑक्सीजन के बुलबुले, ऑक्सीजन के बुलबुले के रूप में क्या मिली बेटा, यहाँ O2 मिली। कब बेटा, प्रकाश में O2 जो है, O2 के बुलबुले या O2 बुलबुले के रूप में मिली। इसको फिर वापस इन्होंने क्या किया बेटा, अंधेरे में रखा थोड़ी देर। अंधेरे में रखने पर O2 के बुलबुले नहीं प्राप्त हुए, यानी O2 जो गैस है वह रिलीज नहीं हुई, यानी गैस, इसमें बुलबुले नहीं मिले, यानी गैस रिलीज नहीं हुई। अतः प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जो है बेटा वो यहाँ पर नहीं हुआ। अंधेरे में रखने पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ। कब हुआ, जब इस जलीय पौधे वाले एक्सपेरिमेंट को किस में रखा, प्रकाश में रखा। इस प्रकार इन्होंने, इंजन हॉज ने सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी बेटा, प्रकाश जरूरी है। इसके बाद चौथे नेक्स्ट वैज्ञानिक आता है बेटा जूलियन वॉन सेच।
जूलियन वॉन सेच। जूलियन वॉन सेच जो है बेटा, जूलियन वॉन सेच। देखिए जूलियन वॉन सेच ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पेड़ के जो हरे भाग हैं उन हरे भागों में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो बाद में किसमें संचित होता है बेटा, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ये चीज इन्होंने बताई बेटा जूलियन वॉन सेच ने। तो इन्होंने कहा बेटा पौधे के जो हरे भाग हैं, पौधे के हरे भागों में किसका निर्माण होता है बेटा, इन्होंने कहा ग्लूकोज बनता है बेटा। क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी कि शर्करा बनती है। किसने बताया, ये सबसे पहले जूलियन वॉन सेच ने बताया। और ये शर्करा जो है पेड़ पौधे में किस रूप में संचित होती है बेटा, स्टार्च के रूप में इसका क्या होता है, एकत्रण होता है, संचयन होता है। ये चीज किसने बताई बेटा, जूलियन वॉन सेच ने। इसके बाद वैज्ञानिक आएंगे बेटा अपने जूलियन वॉन सेच के अलावा, सेच के बाद कार्ल वॉन नील, या इसका नाम है कार्लिनियस वॉन नील। इन्होंने क्या बताया बेटा, कार्ल वॉन नील ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, अपने प्रकाश संश्लेषण में समीकरण पढ़ा है, समीकरण नहीं लिखा बेटा। देखिए फोटोसिंथेसिस का जो समीकरण है बेटा, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है, चलो समीकरण में यहां बनाता हूं बेटा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, 6CO2 प्लस जल के 12 अणु प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनाता है बेटा, भोजन बनाता है, C6H12O6 बनता है और 6 जल के अणु, 6 ऑक्सीजन के अणु बनते हैं। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हाइड्रोजन दाता जो है, हाइड्रोजन दाता कार्बन या CO2 के अपचयन के लिए जो हाइड्रोजन दाता है बेटा, इस CO2 के अपचयन के लिए हाइड्रोजन दाता जो है वो कौन है, जल है। कार्ल वॉन नील के अनुसार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल जो है हाइड्रोजन दाता के रूप में कार्य करता है। अतः ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है बेटा किससे हो रही है, जल से रिलीज होती है बेटा, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है, जल से, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। ये चीज इन्होंने बताई। तो इन्होंने बेटा इसमें क्या याद रखना आपको, पहली चीज इन्होंने कहा कि इस क्रिया में जो हाइड्रोजन दाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हाइड्रोजन दाता कौन है, जल है। ठीक है। दूसरी बेटा प्रकाश संश्लेषण में जो O2 निकलती है बेटा, ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो किससे मुक्त होती है बेटा, जल से, H2O से, न कि CO2 से। ये याद रखना बेटा, ऑक्सीजन जो मुक्त हो रही है बेटा CO2 से ना होकर जल से मुक्त होती है। एक चीज और बेटा, जो सल्फर जीवाणु है, कौन से जीवाणु, सल्फर जीवाणु, उनमें थोड़ा डिफरेंट है बेटा। सल्फर जीवाणु में क्या होता है, हाइड्रोजन दाता के रूप में जल न होकर, सल्फर जीवाणु में हाइड्रोजन दाता जल न होकर क्या होता है बेटा, H2S होता है। सल्फर में हाइड्रोजन दाता जल न होकर क्या होता है, H2S होता है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो निकलती है वह जल से मुक्त होती है। ये चीज किसने बताई, कार्ल वॉन नील ने बताई। और इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन दाता के रूप में जल होता है। ठीक है। यह प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बेटा अपने पढ़ा था, ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया है। तो CO2 का क्या होता है बेटा, इसमें अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होगा, CO2 का अपचयन किसमें होता है बेटा, CO2 का अपचयन होता है शर्करा में। क्लियर। और जल का क्या होता है बेटा, जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। जल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगी बेटा, O2 बनेगी, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ऑक्सीकरण, अपचयन, अभिक्रिया, ये भी अपने पढ़ लिया होगा। इसके बाद वैज्ञानिक आते हैं, इसको सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, नेक्स्ट वैज्ञानिक आए बेटा हिल। हिल जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक रिएक्शन दी बेटा, उसका नाम था हिल रिएक्शन या हिल अभिक्रिया।
और हिल अभिक्रिया द्वारा इन्होंने सिद्ध किया, हिल वैज्ञानिक ने सिद्ध या प्रूव किया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो O2 मुक्त होती है बेटा, O2 मुक्त किससे होती है? जल से। O2 मुक्त किससे होती है? जल से। ये प्रूव किसने किया? हिल अभिक्रिया के द्वारा। किन्होंने किया? हिल ने। एक वैज्ञानिक और आता है बेटा, इसी ऑक्सीजन को प्रूव करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है जल से मुक्त होती है, उसको सिद्ध करने के लिए बड़े एक वैज्ञानिक और हैं, डेनियल आर्नन। डेनियल हावड़ा। तो प्रकाश संश्लेषण की खोज में जो डेनियल आर्नन थे, इन्होंने क्या किया? हिल अभिक्रिया द्वारा यह सिद्ध किया कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो मुक्त होती है जल से होती है। इसके बाद बेटा डेनियल हिल नहीं, एक वैज्ञानिक आता है बेटा, दो वैज्ञानिक हैं, कॉमेन और रूबेन। पहले मैं इसको बताता हूं, कॉमेन व रूबेन। इन्होंने भी वही काम किया बेटा, इन्होंने भी यही बताया कि जल से ऑक्सीजन निकलती है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो निकलती है वो जल से निकलती है। लेकिन इन्होंने ऑक्सीजन 18 समस्थानिक का प्रयोग किया बेटा, ऑक्सीजन 18 समस्थानिक का प्रयोग कर इन्होंने डेफिनेटली प्रूव कर लिया कि ऑक्सीजन जो है बेटा जल से निकलती है। क्लियर बेटा? तो ये क्लियर हुआ। तो तीन वैज्ञानिक हैं बेटा जो बता रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन जो है जल से मुक्त होती है। वो कौन कौन से बेटा, ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट कॉमन है। जल से क्या हो रही बेटा? O2 रिलीज हो रही है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। किसने बताया बेटा? पहले सबसे पहले किसने बताई ये चीज? वॉन नील ने, कार्ल वॉन नील नामक वैज्ञानिक ने बताई। फिर उसे बेटा हिल अभिक्रिया द्वारा हिल नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रूव किया। फिर ऑक्सीजन 18 समस्थानिक का प्रयोग करके बेटा कॉमेन और रूबेन ने, कॉमेन व रूबेन तीन वैज्ञानिक जो है बेटा इसी से संबंधित हैं। किससे? कि जल से, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल से O2 रिलीज होती है। तो बेटा डेनियल आर्नन जो वैज्ञानिक है, इसका क्या योगदान है? वैसे प्रकाश संश्लेषण में ही है बेटा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बेटा प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण के बारे में बताया। आगे पढ़ेंगे अपन इसको भी, फोटोफॉस्फोरिलेशन या प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, इसको भी याद रखना बेटा। पढ़ेंगे अपन विस्तार से प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, चक्रीय अचक्रीय। ठीक है बेटा? तो ये इतिहास में पूरा हो बेटा, इतिहास पढ़ लिया आपने। किन किन वैज्ञानिकों को पढ़ा बेटा? देखिए, सबसे पहले अपने स्टीफन हेल्स को पढ़ा है, जिन्होंने पादप कार्यकी को, जिसको जनक कहा जाता है। उसके बाद अपने पढ़ा बेटा जोसेफ प्रिस्टले को, इंजन होज को, जूलियन वॉन सैट्स, कार्ल वॉन नील, हिल, डेनियल आर्नन और कॉमन और रूबेन। एक वैज्ञानिक और रह गए बेटा, एक इंपॉर्टेंट प्रयोग है मोल। वैज्ञानिक का नाम है बेटा मोल, याद रखना। मोल, इन्होंने क्या बताया? मोल का प्रयोग पढ़ेंगे अपन। मोल, वैज्ञानिक मोल ने क्या बताया? देखिए, इंजन होज जो पढ़ा था अपने, इंजन होज ने क्या बताया था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश जरूरी है, और प्रयोग भी किया था। फिर बेटा मोल नामक वैज्ञानिक आए, तो मोल ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जरूरी है। ये चीज किसने बताई? मोल ने। तो प्रकाश संश्लेषण हेतु बेटा, प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 क्या है बेटा? आवश्यक है। इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था, उसे कहते हैं बेटा मोल का प्रयोग। मोल का प्रयोग, या बेटा इसका नाम और है मोल का अर्धपर्ण प्रयोग, अर्धपर्ण प्रयोग, हाफ लीव एक्सपेरिमेंट। मोल का अर्धपति प्रयोग या हाफ लीव प्रयोग क्यों कहते हैं? तो इधर समझिए बेटा, मोल ने क्या कहा था, कैसे बेटा? एक उन्होंने क्या लिया, एक गमले में एक पौधा लिया बेटा, ये पौधा है, देखिए बेटा एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था, एक गमले में एक पौधा लिया, उस पौधे की एक पत्ती को एक बीकर या बोतल में
ये पत्ती है बेटा, देखिए समझिए बेटा, इस बीकर या बोतल में बेटा इन्होंने क्या लिया, KOH से भीगी हुई, KOH से भीगी रुई, KOH से भीगी हुई रुई युक्त एक बोतल ली इन्होंने, KOH से भीगी हुई एक बोतल ली, और इस बोतल में इन्होंने क्या कि किसी एक हरे पौधे उसकी पत्ती को इसमें डाल दिया, आधी पत्ती को डाल के बेटा यहां से इसको इन्हें बंद कर दिया। तो ये KOH की भीगी हुई रुई क्यों लिया, इस KOH युक्त जो रुई है, इन्होंने जो बोतल में जो CO2 थी, बोतल की जो CO2 थी बेटा, उसको इसने क्या कर लिया, यूज कर लिया। तो बोतल की CO2 को इन्होंने, KOH ने क्या कर लिया बेटा, यूज कर लिया। फिर इस बोतल में CO2 बची नहीं, फिर इन्होंने क्या किया बेटा, इस पर इसको प्रकाश में रखा, इस पादप को किस में रखा, इस एक्सपेरिमेंट को प्रकाश में रखा, क्योंकि इंजन हॉल ने बताया था कि प्रकाश जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश में रखने के पश्चात कुछ समय पश्चात इन्होंने देखा, क्या देखा बेटा, पत्ती को अलग किया, और पत्ती पर, ये पत्ती थी बेटा, इस पत्ती को इन्होंने क्या किया, अलग किया। तो इन्होंने क्या पाया कि जो पत्ती का भाग बोतल के भीतर था, पत्ती का भाग कहां था, ये वाला पत्ती का भाग बोतल के भीतर था, और ये वाला भाग कहां था, बोतल के बाहर था। तो इन्होंने जो पत्ती के बाहर वाला भाग है, उस बाहर वाले भाग में स्टार्च का परीक्षण किया, तो स्टार्च का परीक्षण बाहर आया धनात्मक, और भीतर की तरफ क्या आया बेटा, स्टार्च का परीक्षण ऋणात्मक आया। इसका मतलब यह है कि पत्ती के बाहर तो स्टार्च बना इट मींस प्रकाश संश्लेषण हुआ और उसके द्वारा भोजन बना, लेकिन जो पत्ती इस बोतल के भीतर थी वहां तक उसमें CO2 नहीं थी, तो उस भीतर वाले भाग में, पत्ती का वह भाग जो बोतल के भीतर था, उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, अतः स्टार्च नहीं बना बेटा, इसमें स्टार्च बना। तो स्टार्च का परीक्षण क्या आया इसमें बेटा, पॉजिटिव परीक्षण यानी धनात्मक आया। इधर स्टार्च का परीक्षण क्या आया बेटा, नेगेटिव आया। इस प्रयोग के द्वारा, इस मोल के अर्धपति प्रयोग के द्वारा इन्होंने सिद्ध करके बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। तो ये बेटा अपने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया बेटा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा, फिर प्रकाश संश्लेषण को उसका इतिहास पढ़ा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये मोल का अर्धपति प्रयोग, ठीक है, ओके। ये प्रकाश संश्लेषण से संबंधित पहली क्लास थी। नेक्स्ट अपन बेटा कल नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि।